जो समाज, जो व्यक्ति और जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो समाज, वो व्यक्ति, वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूँ पराग महेंद्र और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं लोनावाला से समीप यहाँ पर एक लेनी में। आप देख रहे हैं कि इधर उधर सिर्फ पत्थर ही पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं और ये ऐतिहासिक जगह है और इस ऐतिहासिक जगह का नाम है कारले केव्स। कारले गुफाएं है और ये बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिज़्म से निकलकर, प्राचीन इतिहास से निकलकर ये बनाई गई है। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत बड़ा आप गुफाएं देख रहे हैं, बहुत सारे शिलालेख यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारे पत्थरों पर उकेरे जो चीज़ें हैं वो देख रहे हैं। तो ये कारले गुफाएं है जो कि तकरीबन 2200 साल पुरानी है और ये वही गुफाएं हैं जो सम्राट अशोक ने अपने समय के अंदर में बनाई हैं। और ये गुफाएं बताती है कि आखिर बुद्ध का जो धम्म था और बुद्धिज़्म कितना ताकतवर था, कितना पावरफुल था और जिसका प्रचार और प्रसार करने के लिए उन्होंने इतनी जो शिलालेख, इन गुफाओं को काट छाट कर और इस पर जो काम किया है, जो नक्काशी की है, ये नक्काशी के बदौलत ही आज हम अपने गौरवशाली इतिहास को जान पा रहे हैं। और इसी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरे गुफाओं का जो इतिहास रहा वो कहीं ना कहीं शुरू होता है दूसरे शतक से लेकर तो 6वें और 7वें शतक तक ये चीज़ें पूरी बनाई गई है। तकरीबन 600 से 700 साल का एक बहुत बड़ा अंतराल, एक ड्यूरेशन लगा है इस पूरी कालावधि के अंदर में इन तमाम गुफाओं को बनाए गए। आप सोचिए कि कितनी मेहनत लगी होंगी इन चीज़ों को, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे और यहाँ पर चैत्य सभागृह भी बनाया गया है जहाँ पर वो उपदेश देते थे, उनकी बैठकें, मीटिंगें होती थी। और साथ ही ये खास तौर पर बनाया गया वर्षावास के समय में, जहाँ पर तमाम जो भिक्षुगण हैं वो भिक्षुगण यहाँ पर रुकते थे और रुक कर ध्यान साधना करते, चिंतन मनन करते थे और यहाँ से जो उनको ज्ञान प्राप्ति होती थी वो ज्ञान प्राप्ति करने के बाद में वो समाज के अंदर में जाते थे और तमाम बुद्ध और धम्म के उनके विचारों को प्रचार और प्रसार करते थे। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट कल्चर को लेकर, बुद्ध और धम्म के तमाम इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए और सदियों सदियों तक याद रखने के लिए ये जो चीज़ें बनाई गई है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक मंदिर भी देखेंगे, यहाँ पर भगवे कलर का एक मंदिर भी बनाया गया है। तो ये मंदिर की को लेकर भी काफ़ी सारे लोगों की आस्थाएं बनी हुई हैं और लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर एकवीरा आई जो करके जो मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर भी लोग उन्हें नमन करने के लिए आते हैं। हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये किस तरीके का कल्चर है, क्या ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। बहुजन समाज को अपने महापुरुषों के, अपने तमाम पूर्वजों के, अपने महान पुरखों के इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं। कारले गुफाओं के अंदर में आने के बाद में सबसे पहले आप जब एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद में आप देखेंगे कि इस तरीके की ये चीज़ें बनाई गई है। आप देखो कि ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये पत्थरों के ऊपर में उकेरा गया ये कलाकृति है। आप सोचिए कि कितनी मेहनत लगी होगी पत्थरों के अंदर में इस तरीके की नक्काशी करने के लिए, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए। आप जहाँ जहाँ पर देखेंगे तो हर एक चीज़ का एक कुछ न कुछ कारण है। हर एक चीज़ जो बनाई गई है उसका एक प्रॉपर एक उसका रीज़न है, उसका कारण है कि क्यों इन चीज़ों को बनाई गई है। खास तौर पर बुद्धिज़्म के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो हाथी दिख रहा है, इस हाथी के अंदर पहले जो हाथी, इनकी सूंड आपको दिखेगी, दूसरे हाथी की और दूसरे हाथी की सूंड नहीं है, तीसरे हाथी की है। तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर क्रांति होती है वहाँ पर प्रतिक्रांति भी होती है और उसी का ये लक्षण है कि ये तकरीबन 2200 साल हो चुके हैं। 2200 सालों के बावजूद भी ये चीज़ों के अंदर में भी अभी भी वो जो सकारात्मक तरंगे है वो बनी हुई है, वही सकारात्मक तरंगे हम महसूस कर पा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यही भी चीज़ें आप भी महसूस करें। और इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको हम लगातार इन तमाम जगहों पर जाकर आपको बताने का काम करते हैं। आप सोचिए कितनी मेहनती होंगे हमारे पुरखे, कितनी मेहनत करते होंगे, उनके अंदर में कितना कला कौशल्य होगा और कितनी आधुनिक तकनीक को लेकर वो सोच रखते होंगे। इसी के साथ साथ सम्राट अशोक ने जहाँ जहाँ पर भी अपने 84,000 स्तूप बनाए, अपने बुद्ध जहाँ पर गए उन तमाम जगहों पर जो चीज़ें उकेरी है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ उन तमाम जगहों पर सम्राट अशोक के सबूत हमको देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर आपको स्तंभ दिखेगा जहाँ पर आपको 4 शेर दिखेंगे और उसके अपोजिट में उसके दूसरे डायरेक्शन में भी बनाया गया है, लेकिन वो समय के चलते अभी बचा हुआ नहीं है, वो टूट चुका है। उसकी जो भव्यता है वो अभी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन तभी भी एक स्तंभ अभी भी बचा हुआ है। इसके बाद में हम धीरे धीरे एंट्री करेंगे इस पूरे चैत्य सभागृह में, साथ ही इस कारले गुफाओं के अंदर में चैत्य सभागृह अंदर में बनाया गया है। क्या कारण होता है चैत्य सभागृह का, क्या उद्देश्य होता है इसका बनाने का, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करवाएंगे, बताएंगे। तो आप देखिए
कि मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के चीफ एडिटर संदीप आनंद जो हमारे साथ में बने हुए हैं, जिनके हाथ में इस वक्त कैमरा है, वो इतनी जो बारीकी से चीज़ें बनाई गई है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा बारीकी से दिखाएं, थोड़ा सा कैमरे को पास में लाए और आप बताएं कि इन पत्थरों को कितना मेहनत लगी होगी एक एक चीज़ को उकेरने के लिए। आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो मूर्ति है, ये मूर्ति आखिर किसकी है, जिनके बदौलत पूरे भारत को जाना जाता है, उनकी मूर्ति साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं चैत्य सभागृह में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा चैत्य सभागृह इसको माना जाता है। और एंट्री करने के बाद में आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरीके से ये यहाँ पर हर एक चीज़ों को बनाया गया है। आप आगे आ जाइए और हम अभी एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि हर एक छोटी छोटी चीज़ में कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। ये आप स्तंभ मेरे सामने में देख रहे हैं, इस स्तंभ की ऊंचाई आप देखिए। ये स्तंभ का जो आकार है, ये आकार 8 आकारों के अंदर में या फिर 8 शेप में बनाया गया है। और बुद्धिज़्म के अंदर में जब देखें तो अष्टांगिक मार्ग आपने सुना होगा, अष्टांगिक मार्ग का ही स्वरूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस स्तंभ के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर में जब एंट्री और करेंगे तो इसी के साथ साथ काफ़ी सारे लोग भी इन गुफाओं को देखने के लिए आए हैं, जिसके चलते आप एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद में मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ऊपर दिखाइए और आपको ये जो कलाकृति देखने को मिल रही है या फिर ये जो हाफ सर्कल देखने को मिल रहा है, ये सभी की सभी चीज़ें लकड़ी है। आप सोचिए कि तकरीबन 2000 साल पहले की ये लकड़ियाँ है, किस क्वालिटी का ये चीज़ होगी, किस क्वालिटी की चीज़ें बनाई गई होगी, जिसके अंदर में अभी भी ये चीज़ें बनी हुई है। और इसकी जो भव्यता और सुंदरता है ये लगातार बनी हुई है। और इसी भव्यता को, इसी सुंदरता को, इसी विशालता को जिस तरीके से बुद्ध और धम्म और उनका जो प्रचार प्रसार रहा, जो बुद्धिज़्म पूरे भारत और पूरी दुनिया के अंदर में फैला हुआ है, उसी प्रकार उसकी जो विशाल विरासत है, ये विरासत में भी उतनी ही हमको भव्यता नज़र आती है। और आप अभी हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये जो चैत्य सभागृह बनाया गया है और यहाँ पर बनाने का आखिर उद्देश्य क्या है, वो आगे चलकर हम आपको बताएंगे। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक यहाँ पर कमल पुष्प बनाया गया है। ये कमल पुष्प बनाने का उद्देश्य है कि बुद्धिज़्म के अंदर में कमल पुष्प को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जाता है और उसी के याद में, ये उसी के शान में ये बनाया गया है। आपको बताया है कि कमल पुष्प के पास में आपको कुछ चीज़ें लिखी हुई नजर आएगी, वो लिखी हुई ब्राह्मी लिपि है। और ये लिखने का तमाम स्तंभों पर अलग अलग तरीके से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और ये लिखने का उद्देश्य ये था कि ये जो केंद्र रहा, ये जो कार्ले केव्स आप देख रहे हैं, कार्ले गुफाएं आप जो देख रहे हैं, ये केंद्र रहा व्यापार का। और जिस तरीके से नाला सुपारे से लेकर जो शुरुआत होती है पूरे जम्बूद्वीप के अंदर में, ये तमाम जम्बूद्वीप के अंदर में एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र इसको माना गया है। और जिन लोगों ने इस जगह को, इस कार्ले गुफाओं को बनाने के लिए मेहनत की है, पैसा लगाया है, आर्थिक मदद की है, उन तमाम लोगों के नाम यहाँ पर उकेरे गए हैं, जो आज भी तकरीबन 2000 साल के बाद में भी जस के तस बरकरार है। मुद्दा यह है कि किस प्रकार इन तमाम जगहों की, इस पूरी विरासत का संरक्षण किया जाता है, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो भी देख पाए कि हमारे जो पुरखे रहे, उन पुरखों ने कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार विरासत हमारे लिए बनाई रखी है, जिसके कारण आने वाले समय में उन्हें ये, जिस प्रकार आज हम जो इंस्पिरेशन ले पा रहे हैं, जो प्रेरणा ले पा रहे हैं इन तमाम जगहों की, यही प्रेरणा वो भी ले पाए और वो भी इस पूरे समतावादी आंदोलन को, मानवतावादी आंदोलन को काम करने के लिए लगातार अपने अंदर में एक नई एनर्जी, एक नई स्फूर्ति बनाए रखे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे आपको बताएंगे कि चैत्य आखिर बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य रहा। तो ये सबसे बड़ा, एशिया का सबसे विशाल चैत्य आप देख रहे हैं। और बनाने का उद्देश्य इसका ये होता है कि जिस तरीके से बौद्ध भिक्षु वर्षवास के समय में रुकते हैं और एक जगह पर रुककर अपना ध्यान साधना, चिंतन मनन करते हैं और उसके बाद में समाज के अंदर में जाकर वो अपने ज्ञान को समाज के अंदर में जाकर बताते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के अंदर में किस तरीके से धम्म है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, इस सारी चीज़ों को बताते हैं। और उसी के चलते ये चीज़ें बनाई गई है। आप थोड़ा सा आगे आइए और चैत्य को हम दिखाएंगे नज़दीक से, जो कि एक बहुत बड़ा विशाल चैत्य है। यहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी लिखी हुई है और बताया गया है कि ये पहले शतक से इसकी शुरुआत हुई बनने की और तकरीबन 5 से 6वें शतक तक के ये चीज़ें आई हुई है। तो हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए, जिसके कारण एक जानकारी है जो यहाँ पर किस प्रकार दी गई है ये देख पाए।
आपको बता दूँ कि इस तरीके की जो चीज़ें हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने जो बनाई है, इसके पीछे का जो उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि आने वाले भविष्य को वे एक विशाल विरासत दे पाए और उन्हें बता पाए कि बुद्धिज़्म कितना पावरफुल था, जिसके कारण तमाम जो राजा हुए, वो राजा भी बुद्ध के शरण के अंदर में आ गए और उन्हें समझ में आया कि इस दुनिया को, इस भारत को अगर प्रगतिशील करना है, परिवर्तनवादी विचारधारा के अंदर में लाना है, तो वो एकमात्र जो उद्देश्य है, वो एकमात्र जो विकल्प है, वो बुद्धिज़्म है। आप देखेंगे कि इस जो चैत्य ग्रह जो बनाया गया है, इसका जो स्वरूप है, ये स्वरूप कितना बड़ा है, कितना विशाल है और इसका संरक्षण 2009 के अंदर महाराष्ट्र की जो सरकार रही, इसके अंदर में अभी आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि ये जो स्तंभ बनाया गया है, ये स्तंभ का जो आप आकार देख रहे हैं, ये अष्टांग मार्ग बुद्धिज़्म के अंदर में है, उसके ही स्वरूप में, उसके ही मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। इसके ऊपर में आप देखेंगे तो इसके ऊपर में हाथी के ऊपर में कलाकृति की गई है, अनेकों यहाँ पर चित्रण किए गए हैं और उसका अपना एक कारण है और इसी के चलते ये सारी चीज़ें हम आपको एक्सप्लोर करवा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर जो ये कार्ले गुफाएं हैं और इसकी तमाम तरीके के पूरे भारत और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में जो गुफाएं बनाई गई है, इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि बुद्ध और धम्म, उनके प्रचार और प्रसार लगातार हो, साथ ही आने वाले पीढ़ियों को इसकी जानकारी लगातार हो और साथ ही जो राजाश्रय बुद्धिज़्म को मिला, उसके बदौलत ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि जिस कार्ले गुफाओं के अंदर में हम खड़े हुए हैं, तकरीबन 16 गुफाएं यहाँ पर बनी हुई हैं और उसमें से एक एक गुफाओं को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं दिखा पाएंगे, अगर दिखा पाएंगे, कोशिश करेंगे तो तकरीबन 4 से 5 घंटों का ये पूरा वीडियो बनेगा, लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर में पूरी जानकारी देने की पूरी हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि कुछ मूर्तियाँ बनाने की कोशिश की गई है पूरे पत्थर के ऊपर में। यहाँ पर जो मुद्रा आप देख रहे हैं, वो मुद्रा जो बुद्ध की मुद्रा है, वो है धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा। आप साफ तौर पर समझेंगे कि जहाँ पर बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, जिसके कारण तमाम लोगों को समतावादी विचारधारा का एक रास्ता मिला और उनको पता चला कि अपना जन कल्याणकारी अगर जीवन जीना है तो धम्म का ही एक ऐसा रास्ता है जो मध्यम मार्ग बताता है। और ऐसे में ही सम्राट अशोक ने जो कार्य करके दिखाया, जिसके बदौलत हम इस जगह पर खड़े हैं। सम्राट अशोक ने क्या किया साथियों? सम्राट अशोक ने जब बुद्ध और उनके धम्म को अपनाया, उसके बाद में उन्होंने जहाँ जहाँ पर भी बुद्ध गए, उन तमाम जगहों पर, खासतौर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो फिर नालासोपारा हो, चंद्रपुर के अंदर में विज्ञासन हो या फिर रामदेगी हो, जिसको हम संघारामगिरी कहते हैं, तो इन तमाम जगहों पर बुद्ध गए और वहाँ पर सम्राट अशोक ने इस तरीके की अनेकों गुफाएं बनाई, जिसके बदौलत आज उन गुफाओं को हम देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ इस पूरी जगहों को हम एक्सप्लोर करते हुए आपको बताएंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से दिखाते हुए बताएंगे कि यहाँ पर आप जो खाँचे देख रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर जो खाँचे बनाए गए हैं, ये साधारण खाँचे नहीं हैं। मैं आपको इसके पहले भी बताया कि जिस तरीके से बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे, बौद्ध भिक्षु अपने वर्षवास के समय में खास तौर पर क्या करते थे, तो रुक कर एक जगह पर एकत्रित होकर वो ध्यान मनन करते थे, चिंतन करते थे और इस 3 महीने के ड्यूरेशन में, 3 महीने की कालावधि में रुककर वो ध्यान मनन चिंतन जो करते थे, इन तमाम गुफाओं के अंदर में रहकर करते थे। एकांत रहते थे और एकांत में रहकर वो समझते थे, सोचते थे और ये जानते थे कि बुद्ध और धम्म किस तरीके से हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, नया एजुकेशन किस तरीके से ले सकते हैं, नए स्किल को किस तरीके से सीख सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का वो सोचते थे और समाज के अंदर में चल रही कुरीतियों को किस तरीके से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इन तमाम बातों का वो ध्यान मनन और चिंतन करते थे। और इसी चीज़ को करने के लिए उनको एक जगह की ज़रूरत थी और इस जगह को उन्हें बनाने का, इस जगह को निर्माण करने का काम सम्राट अशोक ने किया है। सम्राट अशोक ने जब इस बुद्ध और उनके धम्म का प्रचार प्रसार किया और सिर्फ प्रचार और प्रसार नहीं किया, इसकी विरासत को बनाने का काम किया, जिसके बदौलत अगर आज हम बुद्धिज़्म की जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के किए गए इस महान कार्य की है। और इस महान कार्य के बदौलत ही हमारे अंदर में जो समझ में आ रही है कि एक नई प्रेरणा कहाँ से निकल कर आ रही है, तो सम्राट अशोक ने ये कार्य नहीं किया होता तो हमारी जो आज हम जो देख पा रहे हैं, हम नहीं देख पाते। हमें लगता है कि बुद्धिज़्म बहुत ही संकुचित है, बहुत ही छोटा है, लेकिन सम्राट अशोक ने जब राजस्व लिया बुद्ध और उनके धम्म का, इसके बदौलत आज समझ में आ रहा है कि तकरीबन 2000 साल पहले भी कितने विशाल उनके विचार होंगे, कितने विशाल उनके विकसनशील उनके विचार होंगे, जिसके बदौलत इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य यहाँ पर खड़ा करके दिखाया है।
साथियों, कारले गुफाओं के बाहर हम लोग आ चुके हैं और जैसा कि आपने पूरा जो स्ट्रक्चर देखा, पूरी गुफाएं देखी, तकरीबन 2000 साल पहले की ये तमाम गुफाएं थी। और यहाँ पर जो चीज़ें, जो नक्काशी की गई है, वो नक्काशी आने वाले भविष्य के अंदर में कितनी संरक्षित होगी या नहीं होगी, ये भी बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है। और आप सोचिए कि कितने शानदार ये काम किया गया है, जिसको देखकर हमें तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है, एक नई प्रेरणा मिली है। क्या आपने इन चीज़ों को देखकर, इस वीडियो को देखकर क्या इंस्पिरेशन ली है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो जिस तरीके से ये पूरा प्लेट बनाया गया है, जिस पर सारी जानकारी लिखी गई है, तीनों भाषाओं के अंदर में जानकारी। सबसे पहले ये मराठी में लिखा गया है, उसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है, उसके बाद में इंग्लिश में लिखा गया है। कारले गुफाओं की पूरी जानकारी यहाँ पर साफ तौर पर लिखी हुई है। आप अगर इस जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप ये पूरी जानकारी को पढ़ सकते हैं। क्या सोचते हैं इस तमाम गुफाओं को लेकर, कारले गुफाओं को लेकर खास तौर पर, आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आने वाले भविष्य के अंदर में इस वीडियो को देखकर क्या अपने परिवार को भी क्या आप इन गुफाओं के अंदर में लाएंगे या नहीं लाएंगे, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।